हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का 33 दिन हो गए हैं। बैठक भी हुई, प्रदर्शन भी हुए, कुछ नहीं हुआ, समाधान अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि 30 दिसंबर को जो बैठक होने जा रही है उसके बाद कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को 33 दिन हो चुके हैं। सरकार कानूनों में संशोधन की बात कर रही है, लेकिन किसान कानूनों को ही रद्द कराने पर अड़े हैं। आंदोलन का हल निकालने के लिए सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बैठक भी हुई, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही। अब 7वें दौर की बैठक की उम्मीद है। किसानों ने 29 दिसंबर यानी मंगलवार को बातचीत के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार की तरफ से 30 दिसंबर का दिन बैठक के लिए तय किया गया है। इस बैठक के बाद क्या कुछ हल निकलता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सब उम्मीद कर रहे हैं कि 7वें दौर की ये बैठक कारगर साबित रहे, ताकि किसान आंदोलन खत्म कर अपने घरों को लौट सके। आंदोलन के चलते एक तरफ किसान सर्द रातों में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, तो वहीं 3 तरफ से घिरी दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन व्यापक होता जा रहा है। किसानों ने आंदोलन के चलते 3 दिन तक टोल फ्री कराया, लेकिन अब किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक वह प्रदेश के टोल नाकों को फ्री रखेंगे। भाकियू के जिला प्रधान अजय राणा ने बताया कि उन्होंने 25 से 27 तक टोल फ्री किए थे, लेकिन अब टोलों को अनिश्चित काल के लिए फ्री करवाने के आदेश मिले हैं। टोल टैक्स के लिए हमने पहले 25, 26, 27 तारीख निर्धारित की थी, लेकिन ऊपर से आदेश आ गए, तो अब ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा हमारा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, ये धरना फ्री ऐसे चलता रहेगा टोल टैक्स। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं। सोनीपत में किसानों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और CJI को खून से पत्र लिखकर तीनों कानूनों को रद्द करवाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक रोज खून से पत्र लिखे जाएंगे। इसमें हमने यही एक निम्र बेनती ही की है, सरकार से दरखास्त ही की है, बेनती ही की है, रिक्वेस्ट की है कि वो ये काले कानून रद्द करें। नहीं तो जो उनका जो इतिहास है, उनका जो भी इतिहास में उनका नाम आएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर आएगा, चाहे राष्ट्रपति के तौर पर, वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जबकि जो सारे ही दुनिया का जो अन्नदाता है वो स्वर्ण अक्षरों में उसका इतिहास। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने नेताओं का भी विरोध अपनी तरह से करना शुरू कर दिया है। रतिया में किसानों ने विधायक लक्ष्मण दास नापा के कार्यालय का घेराव किया और विधायक को ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग की। साथ ही किसानों ने मांग की है कि विधायक अपने पद से इस्तीफा देकर किसानों के साथ उनके आंदोलन में शामिल हो। तो वहीं दूसरी तरफ इंद्री के गांव कादराबाद में किसानों ने बैनर पोस्टर लगाकर बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री को गांव में बैन कर दिया है। किसानों ने बैनर पर लिखा है कि जो किसानों के साथ खड़ेगा वो ही गांव में बढ़ेगा। सारे ही किसान हाँ, किसानां दे बेटे हाँ। इन्हां ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ JJP ਤੇ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। किसान आंदोलन को लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो चली है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और मांग की है कि किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए और कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो वहीं विपक्ष भी लगातार कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने की जगह हट पर अड़ी है। ऐसे में देखते हुए सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। झुकने में कोई बुरी बात या कोई शर्म नहीं होती।
समय पर चीज होनी चाहिए। आपने पहले डायलॉग किया नहीं, ये कानून थोप दिए। बेहतर होगा देश के लिए कि अगर ये कानून वापस कर लें। कोई ऐसी बात नहीं है इतिहास में कि थोपना ही होगा, और अगर नहीं थोपेंगे तो न जाने क्या कयामत आ जाएगी हमारे कृषि क्षेत्र पे। दिक्कत तो ये है कि कयामत आ रही है इनके जो बड़े बड़े घरानों के दोस्त हैं, उनको खुश करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मकड़ौली टोल प्लाजा पहुंचकर किसानों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज हैं। अन्नदाता दुखी है, सरकार को अन्नदाता की मांगे माननी चाहिए। इन आदमी का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्सी के साथ चिपका है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव से साबित हो जाएगा। हुड्डा साहब, नरेंद्र मोदी ने अभी जो किसानों को संबोधित किया था उसमें कहा था जो किसान आंदोलन कर रहे हो इवेंट है, मतलब इस तरह की बातचीत सफल हो सकेगी जिस तरह से नरेंद्र मोदी मैंने सुना नहीं। तो सर, जिस तरह से मन की बात हुई या एक बार किसानों के साथ उन्होंने चर्चा की और ये कहा कि साफ हो गया है, नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि वो कृषि कानून वापस लेने वाले नहीं है, सिर्फ अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। भाई कल वार्ता होगी ना, मैं उनसे वार्ता से पहले क्या मेरे को पूरा वो है कि उम्मीद है कि रास्ता निकाला। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से जारी आंदोलन में अब तक किसान भारत बंद, उपवास, टोल मुक्त, थाली बजाना जैसे तरीके अपना चुके हैं, लेकिन न सरकार पीछे हटने को तैयार है और न ही किसान। अब ऐसे में सबकी नजरें 30 दिसंबर को होने वाली 7वें दौर की बैठक की तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 33 दिन बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। जिस तरह से किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव भेजा था 29 दिसंबर के लिए, अब सरकार के तरफ से भी अब 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे किसानों को बातचीत के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में आमंत्रित किया गया। अब इंतजार इस बात का है और सवाल भी है कि क्या बात से बात बनेगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको अपने सभी गेस्ट से मिलवा देते हैं। स्वामी इंद्र राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद चहल का प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुखवंत सिंह प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल नमस्कार स्वामी इंद्र जी से। स्वामी जी, आज प्रधानमंत्री ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई और साफ कहा है कि हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है। तो अब तो उम्मीद है कि जब 30 दिसंबर को बातचीत होगी तो बात बन जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी लोक लुभाने वादे करते हैं और लगातार उसी कड़ी के अंदर वो आज जो है 100वीं रेल जो किसानों के नाम पे चढ़ाई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब आप रेल की बात करते हैं तो किसान से मिलने की बात क्यों नहीं करते? आपका फर्ज बनता था कि किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, सड़कों में बैठा हुआ है। पूरे देश के किसान भारत के अंदर जो है आंदोलन कर रहे हैं और देश की राजधानी को घेरे बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आते और तो बात करते तो अच्छे लगते। दूर दूर जाकर वो बातें करते हैं। उन्हें से चुनावी अपना अंदर जो है दिखाई दे रहा है। वो बंगाल का चुनाव को देखते हुए रेल चला रहे हैं, ना कि किसान की जो जरूरत है, किसान की जो मजबूरी है, उसको सरकार जो समझने की कोशिश नहीं कर रही। ठीक है। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत जी, सबसे पहले सवाल यह है कि एक तरफ जो किसान हैं वो 3 कृषि कानूनों पर अड़े हुए हैं और सरकार वापसी पर अड़े हुए हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए कि इस कानून को वापस लिया जाएगा। 30 दिसंबर को जब बातचीत होगी तो क्या लगता है आपको, कुछ हल निकलेगा? मैं तो बिल्कुल इस पक्ष में हूँ। सकारात्मक सोच रखने वाले सभी लोग इस आशा और विश्वास के साथ 30 तारीख का इंतजार करेंगे कि दोनों पक्षों की ओर से जिन जिन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन है उनके ऊपर बड़ी साफगोई से बातचीत होगी और निस्संदेह दोनों पक्ष एक ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जो सर्वमान्य होगा और लंबे समय तक गतिरोध जो जारी है उसको विराम मिलेगा। और इसकी तरफ सरकार अपने हर स्तर के ऊपर आज नहीं पहले दिन से भी इसी पक्ष में है कि ये मामला सुलझे और सब लोग शांति से अपने अपने घरों में जाएं। और जो आंदोलन के कारण से बाकी सबको भी परेशानी हो रही है और आंदोलनकारी भी कोई सुखी नहीं है।
तो सभी पक्षों को सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिले और इस भारी ठंड के अंदर जो हमारे किसान भाई किसी भी कारण से इस आंदोलन को कर रहे हैं वो भी सकारात्मक सोचते हुए और राष्ट्रीय तो संविधान के दायरे में रहकर जो भी बात वो रखें तो उसको उनको पूरा कर रहे सरकार मानेगी। ये लेकिन किसानों ने जो बातचीत के लिए प्रस्ताव दिया उसमें उनकी सबसे पहली मांग यही है कि कृषि कानून कैसे वापस लिया जाए, इस पर विचार हो। दूसरा, एमएसपी की गारंटी सरकार कानून बनाकर दे। तीसरा, जो कृषि बिजली बिल 2020 है उसमें किस तरह से बदलाव किया जाए जो उसका फायदा किसानों को हो सके। तो इस तरह से जिस तरह से जो सरकार है उसके तरफ से अभी भी आप लोग लगातार जो है इस कानून का एक तरह से समर्थन भी कर रहे हैं और इसे किसान हितैषी बता रहे हैं, लेकिन किसान वापसी की बात कह रहा है। कैसे होगा इस मामले का समाधान, कैसे निकलेगा फिर? देखिए, वो तो दोनों पक्ष जब तक आमने सामने नहीं बैठते तो अपनी अपनी बात को ही सिद्ध करने में लगे रहते हैं। जिस प्रकार किसान नेता और किसान भाई अपने तीनों बिलों को लेकर है कि हटने ही चाहिए, तो सरकार भी जब वो कानून बनाया उसकी दृष्टि में जो सोचकर बनाया उसकी तरफ बढ़ी रही है। लेकिन जब मेज पर बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, विशेषज्ञों के साथ बैठेंगे, कानूनविदों के साथ बैठेंगे, तो उसमें जो भी जैसे पिछले 7 दौर के बाद बैठक इसीलिए हुई कि हर बार कोई ना कोई बात आगे बढ़ रही थी तो 6 दौर की बात चली, तो कहीं ना कहीं तो तालमेल तो होने की संभावना है ना। तो मैं समझता हूं कि ये दौर भी निर्णायक दौर होगा और सब प्रकार के पूर्वाग्रह छोड़कर सरकार भी और किसान भी ठीक है जब बैठेंगे। खालिद चहल का भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं लगातार। क्या लगता है, जिस तरह से बार बार पीएम की तरफ से ये अपील की जा रही है और पीएम ये पहले भी उन्होंने बातचीत की बात कहती है और आज भी उन्होंने जिस तरह से कहा है कि उनकी सरकार की नीति जो है वो स्पष्ट है और नीयत भी साफ है, तो क्या लगता है कि अब किसानों के साथ इंसाफ होने का समय आ गया है 30 दिसंबर को जब बातचीत होगी? हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है, उसकी आपके दर्शकों को बधाई देता हूं, तमाम देशवासियों को उसकी बधाई देता हूं। जहां तक बातचीत का मसला है, देखिए अब से पहले सरकार और किसानों के बीच 6 बार बात हुई। 6 बार बात होने के बाद सरकार के मंत्रियों का, सरकार और भाजपा के प्रवक्ताओं को किस तरह का रिएक्शन रहा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे मीडिया वर्ग ने देखा। नेताओं ने किस तरह से बदतमीजी भरे बयान किए, प्रवक्ताओं ने किस तरह से यहां तक कहा कि 6 बार बात होने के बाद कह रहे थे सभी प्रवक्ता कि अभी तो सुझाव नहीं मिले हैं। मतलब 6 बार बात होने के बाद उनका यह मानना था कि हमें अभी तक कोई सुझाव नहीं मिले, कोई आके बताए तो सही। और इस बीच में ये कह के अपना पीछा ये समझते हैं कि दूसरे की तरफ उंगली उठाते रहे कि दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा भड़काए गए लोग हैं। मैं इन पूछना चाहता हूं उन सबसे कि इस बीच में महीना भर इस आंदोलन को चले हुए होगा, कितने लोगों की जान चली गई, जिसमें एक महात्मा ने आत्महत्या की। पलवल में जो लोग बैठे हैं वहां पे एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की, सिंधु बॉर्डर पे एक ने कोशिश की किसान ने, और अभी कल परसों एक वकील साहब ने इस किसान आंदोलन के फेवर में आत्महत्या कर ली। ये सारी बातें क्या क्या जाहिर करती हैं कि आंदोलन जन आंदोलन है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी। ये अलग बात है, राजनीतिक दल कांग्रेस पूरी तरह से किसानों की इस मांग का, किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करती है। जैसे भी किसान चाहे, जहां भी अपनी आवाज उठाना चाहे, जिस सतर पे भी चाहे। और शास्त्री जी ने कहा कि किसानों के लिए जो कानून बना बड़ा सोच समझ के बनाया गया। आप एक बात समझ लीजिए, अगर ये कानून सोच समझ के बनाया जाता, पहले तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और सरकार अपने कानूनों को मतलब किसानों को संतुष्ट करेगी। किसान, इस देश का किसान जब इस कानूनों को काले कानून मानता है तो भाजपा को मान लेना चाहिए कुछ गलत हुआ है, और उन्होंने एक तरह से मान भी लिया। ऐसे मान लीजिए जब उन्होंने ये कहा कि हम इसमें सुधार कर सकते हैं, हम एमएसपी की गारंटी दे सकते हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि हमसे कुछ खामियां हो गई हैं। अगर सोच समझ के बनाया जाता तो इस कानून को बनाने में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई पूरे देश ने देखा, सभी मीडिया चैनल्स पे इसकी बहस हुई कि इसको किस तरह से बनाया गया। ऐसे दौर में एक तरफ तो आप देश को कोरोना, एक जो पूरे जिसका वर्ल्ड पूरी दुनिया पे वो कहर था, आप पूरे भारत के लोगों को कोरोना के नाम से डराते हैं। दूसरी तरफ आप ऐसे अचानक ऐसे अध्यादेश लेके आते हैं संसद में जिनकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी,
उनको ऐसा लगता था कि बहुत जरूरी कानून थे, एक समय सीमा होती है। सुखवंत सिंह भी हमारे साथ, एक समय सीमा के बाद भी कर सकते थे, जुड़े हुए हैं। हमारी संभावना ये है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी। सुखवंत सिंह जी, क्या बहुत जल्दीबाजी में ये कानून लाया गया और यही वजह है कि इसका विरोध हो रहा है? खालिद भाई, धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया जी। और निश्चित रूप से बहुत जल्दबाजी में, और जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा कि कोरोना काल में जब पूरा संसार इस महामारी से जूझ रहा था, तो इस देश की सरकार ने कॉरपोरेट को फायदा करने के लिए और इस देश के किसान को बीमार करने के लिए, डेलिबरेटली बीमार करने के लिए और उसके अस्तित्व को चैलेंज करने के लिए ये कानून लेकर के आई है। खालिद भाई, ये आंदोलन किसान की आर्थिक आजादी का आंदोलन है। आप 1947 में कह सकते हैं कि एक राजनीतिक आजादी आपको मिली, विदेशी सत्ता का अंत हुआ और उसी प्रकार की सोच रखने वाले इस देश में उनको सत्ता मिली, लेकिन किसान आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाया। और चौधरी छोटूराम ने जो आजादी से पहले, इस राजनीतिक आजादी से पहले किसान की आर्थिक आजादी का जो बिगुल बजाया था और जो उनकी मौत के साथ समाप्त हो गया था, वो दोबारा से इस आंदोलन के रूप में पुनर्जीवित हुआ है। आप देखेंगे कि इस देश की सरकार ने कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए और किसान को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए इन कानूनों का सृजन किया है। और किसान के बेटे उस बात को समझ करके सड़कों पर अपनी आर्थिक आजादी के लिए जूझ रहे हैं। मैं इस बात को इस तरह से कहूंगा, अब इस देश का किसान मजदूर पसीने से, जो अपने पसीने से नहा करके और उस पसीने से फसल को सींच करके धरती के सीने को चीर कर इस देश को अनाज उपलब्ध करवाता है, उसको आर्थिक गुलाम बनाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश की सरकार ने कॉर्पोरेट सत्यव्रत शास्त्री जी, जवाब दीजिए। जिस तरह से इनेलो के प्रवक्ता ने आरोप लगाए हैं कि आर्थिक रूप से गुलाम करने के लिए किसानों को ये कानून लेके आया गया है। पहले तो मुझे लगता है इनको कृषि कानूनों की समझ ही नहीं है। यदि ये पढ़कर आते तो उसमें बिंदुवार कोई बातें रखते कि इस उपबंध में, इस व्यवस्था के अंदर ये गड़बड़ होगी और उस गड़बड़ के कारण से आर्थिक गुलाम हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, जब एक किसान को अपनी उपज का बेचने का अधिकार 2 लोगों के पास है और फिर आपको 5 लोगों के पास ऑप्शन मिल गया, तो किसान घाटे में रहेगा, गुलाम रहेगा या स्वतंत्र होगा? एक बात। एपीएमसी एक्ट के खालिद भाई, बीच में मैं एक सवाल पूछूं शास्त्री जी से, आप क्या वो बता सकते हैं कि कौन सा कानून अब किसान को बेचने से रोकता है? ठीक है, आएंगे बेच सकता है, कितने सुखवंत जी आएंगे आपके पास, वो कानून बताएं। पहले कंप्लीट करने दीजिए, शास्त्री जी को बोलने दीजिए। एपीएमसी, आपने एपीएमसी एक्ट पढ़ा नहीं है, आप उसको पढ़ के और उसमें यदि सरकारें समय समय पर बिना कागज कार्रवाई के जो ढिलाई दी गई है, एपीएमसी एक्ट में किसान को अपनी फसल उगाने की स्वतंत्रता है लेकिन बेचने की स्वतंत्रता नहीं है। मंडियों के अंदर गांव भी तय है, कोई किसान एक मंडी से दूसरी मंडी में नहीं जा सकता कि किसी गांव का किसान उस मंडी में है और वो चला जाएगा वहां। वो हर किसान की मंडी तय है, उसी में जाता है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव किसान जो अपनी मेहनत से और बुद्धि कौशल से अपने कृषि को व्यापार के रूप में डेवलप करना चाहता है, उसको एक खुला मैदान चाहिए, खुला आसमान चाहिए। ये कानून उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान में दौड़ लगाने की, और जिस प्रकार से बाकी उद्योग बन रहे हैं, ऐसे कृषि उद्योग में बड़े किसानों के लिए। ठीक है स्वामी जी, स्वामी जी, शास्त्री जी, स्वामी जी से जवाब ले लेते हैं ना, किसान नेता है। क्या हिमाचल का J&K का सेब नहीं खाते? वो कैसे आता है? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं लोगों को? आप सही सही बताइए कि अब जो नया कानून आया है वो किसान को गुलामी देने का कानून आपने बनाया है। यही कारण है कि अपनी गुलामी की जंजीरें ना पड़ जाए किसान के पैरों में। किसान को तोड़ने के लिए दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गया है। ये तो स्वामी जी, ये आप जैसे नेताओं के कहने से लोग इकट्ठे हुए हैं और ऐसे लोग भी बहुत हैं जो इन कृषि कानूनों के पक्ष में है। सरकार ने इन दोनों पक्षों, पहला एक्ट को
देख तो लिया आपने बुलाकर दिल्ली में, कितने लोगों को आपने कृषि भवन बुलाया, कितने लोग आए आपके पास, देख लिया आपने, और आपकी करतूत को पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरा देश जान चुका है कि आप रातों रात पुतले की तरह किसान संगठन बनाते हैं, किसानों ठीक को है। खालिद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये शास्त्री जी अभी जो कह रहे थे ना, आप कानून, एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट, कानून के आप विषय में जो आप कह रहे थे कि ये कुछ लोग हैं जो नेताओं द्वारा, इस बात पे मैं सख्त ऐतराज करता हूं स्वामी जी आपकी बात पे। आप दिल्ली के जो दरवाजे आपने चारों तरफ से बंद किए हुए हैं ना, इनको जरा सा खोल के देख लीजिए, इन दरवाजों को जरा सा खोल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा इस देश का कितनी बड़ी संख्या में किसान इस कानून के फेवर में है, कितना इसके खिलाफ है, आपको पता लग जाएगा। आप दिल्ली को चारों तरफ से खोल के देख लीजिए ना। अजीब तरह की बात करते हैं आप मध्य प्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं। स्वामी जी, दिल्ली के लोग आकर किसानों की मदद कर रहे हैं। स्वामी जी, आप ये देखिए चारों तरफ से देश एक मिनट स्वामी जी, किसानों के पक्ष में आगे खड़ा है। स्वामी जी एक मिनट, किसानों को मालूम है, देश को स्वामी मालूम जी, है, सेंट्रल कमेटी एक्ट काला बाजारी को बढ़ावा देने का कानून है। स्वामी जी एक मिनट, मैं शास्त्री जी मैं ये कह रहा था आपसे कि आप दिल्ली को चारों तरफ से फ्री कर दीजिए, आपको पता लगेगा इस देश का किसान कितनी बड़ी संख्या में इस कानून के विरोध में है। और आपको अच्छा एक बात बताइए, जो इस समय जो अपने खून से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं इस कानून को हटाने के, उसमें सरकार को और सरकार के मंत्री को, उसको क्या कहेंगे, उसको किस नेता ने भड़काया है? अजीब तरह की ये जो आपकी ये भाषा है ना स्वामी जी, भाजपा की प्रवक्ताओं की, मैं स्पेशल आपको दोष नहीं दे रहा हूं, ये प्रवक्ता की भाषा पे ऐतराज कर रहा हूं, बीजेपी की भाषा पे ऐतराज मुझे है। ये जो बातें है ना कि ये कुछ लोग हैं किसी नेताओं द्वारा लाए गए, ये अजीब तरह की स्थिति है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर सरकार को अपना भ्रम मिटाना है तो दिल्ली की बॉर्डरों को चारों तरफ से फ्री करे, सरकार का भ्रम निकल जाएगा कि उनका कितना अच्छा कानून था, किसान उससे कितने खुश थे, आपका भ्रम निकल जाएगा, आपको पता लगेगा किसानों में क्या हम रामलीला ग्राउंड आना चाहते हैं। जब भी बातचीत कहीं ना कहीं सुखवंत जी, जब भी बातचीत पटरी पे आती है, बातचीत होने वाला रहता है, तब इस तरह के बयान आते हैं कि किसान नहीं है, बाहरी लोग हैं, और कई तरह के और भी विवादित बयान आते हैं। क्या बातचीत को पटरी से डिरेल करने की एक कोशिश होती है ये? खालिद भाई, सबसे पहले तो मैं सत्यदेव शास्त्री जी की उस बात का जवाब दे दूं जो उन्होंने गलत बयानी की है। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और शायद कानून की उनको जानकारी नहीं है, वो मेरे को बताएं कि ये कानून आने से पहले किसान को अपनी जीन्स को बेचने पर, कहीं पर भी बेचने पर, कितने लोगों को बेचने पर कौन सा कानून रोकता था, जिसको रद्द करके ये नए कानून लेकर के आए हैं और इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि हमने किसान को फसल बेचने की आजादी दी है। बहुत बड़ी गलत बयानी है। कानून की दृष्टि से मैं बताऊं तो मंडियां कमर्शलाइजेशन के लिए बढ़ाई गई थी, किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता था एपीएमसी एक्ट के अनुसार ही, और उससे अपनी जरूरियात के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी खरीद सकता था। लेकिन जिन लोगों को व्यापारीकरण करना था उनको मंडी से ही खरीदना पड़ेगा, ये मंडियों का मंतव्य था। और क्योंकि अब इन्होंने उसको ओपन कर दिया, एक तरह से सरकार को टैक्सेशन का नुकसान है, किसानों के एक्सप्लॉयटेशन होने की आशंका है, तो ये सब कॉर्पोरेट के फेवर में है, किसान की आशंका बिल्कुल सही है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि चौधरी छोटूराम ने अपने कानून लेकर के आए थे, मंडी उन्होंने बढ़ाई थी, किसान को भी सहूलियत रहे, उसको बेचने में ये रहे। बिल्कुल गलत बयानी है जो कह रहे हैं कि गांव लगा रखे हैं मंडियों के नीचे, इस प्रकार का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। सत्यदेव शास्त्री जी को शायद कानून की जानकारी नहीं है, और अगर उनको है तो मेरे को यहीं बैठ करके अभी बताएं, जब उनका जवाब देने का समय आए, कि वो ये बताएं कि किसान को पहले कौन सा कानून अपने जींस को कहीं पर भी और किसी को भी बेचने पर रोकता था। ठीक है, शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए, आप जिस एपीएमसी एक्ट की बात करते हैं और सरकार के संशोधन की बात करते हैं, एपीएमसी एक्ट के अंदर किसान को अपनी फसल उगाने का अधिकार है, बेचने का नहीं। बेचने का स्थान निर्धारित है उसका, मंडी में ही बेचेगा। सर ऐसा कोई कानून नहीं है कि मंडी में ही बेचेगा। वो अपने गांव में बेच सकता है, वो अपने मार्केट में बेच सकता है, वो अपने आसपास के जिले में बेच सकता है। वो अगर एमएसपी पे चाहता है तो वो मंडी में जाए। सर अगर वो एमएसपी पे, अगर किसान एमएसपी पे चाहता है तब उसे मंडी में जाने की जरूरत है। अदरवाइज वो पहले भी कहीं बेचता था, आज भी कहीं बेच रहा है। मेरे गांव में भी बहुत सारे ऐसे फसल है जो गांव में ही बेच देते हैं।
तो इस 6 कानून साल में से क्या ढिलाई खत्म है देने के कारण से हो रहा है। क्यों आपने यदि ये इसको बदला नहीं कानून समय? पहले से क्यों नहीं प्रकाशित किसानों को होता बताया और कि यदि आपके पेपर पर पैरों होता की तो पूर्व ऐसी की स्थिति सरकार ने नहीं बात होती। रखी है। ये पेपर पर लाया गया है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और उस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्या जब 30 दिसंबर को जब बातचीत होगी किसान संगठनों और उसके बाद से केंद्र के प्रतिनिधियों के बीच, तो क्या इसका कोई हल निकल पाएगा या सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होनी है। इस पर लगातार चर्चा जारी है। हम बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी से ही एक सवाल कर लेते हैं। शास्त्री जी, जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि उन्हें इस कानून की जरूरत नहीं थी, सरकार कानून वापस ले ले वो मान जाएंगे, तो जब आप लोग जब बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बहुत से इसमें प्रावधान है जिसको संशोधन भी करने के लिए तैयार है, तो क्या सरकार एक कदम पीछे नहीं हट सकती जिससे कि किसान घर जा सके? नहीं, सरकार ने अपने स्तर पर हर प्रयास किया है और आज भी प्रयास में है। उसी प्रयास के अंतर्गत वार्ता का अगला दौर शुरू हुआ है। इसलिए सरकार अपने किसी भी पूर्वाग्रह के साथ नहीं बैठेगी कि हम ये करेंगे। किसान और उनके जो मंतव्य रखने वाले कृषि विशेषज्ञ हैं या लॉयर्स हैं, वो जिन प्रावधानों को किसान और समाज के हानिकारक मानेंगे, ऐसा देश में कोई कानून बना नहीं है जिसमें संशोधन ना हुआ हो, और कोई कानून ऐसा बना नहीं है कि जिसको खत्म ना किया गया हो। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 1950 में जिस कानून संविधान को लेकर हम चले थे, उसमें सैकड़ों प्रावधान हो चुके हैं अब तक। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो कानून बना उसमें संशोधन नहीं होता या कानून बदले नहीं जा सकते। बिल्कुल, कानून खत्म नहीं होता। जब प्रधानमंत्री 2014 में बने थे नरेंद्र मोदी, तो उस समय बहुत से कानूनों को उन्होंने खत्म किया था। तो ये भी एक मौका है, किसानों को ये सौगात दे दीजिए। ये बात होने देना, ये विषय हम और आप चर्चा क्यों करें? जो उस टेबल पर बैठेंगे वो शायद लगता है कि हम आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग बैठेंगे और फैसला करेंगे। बिल्कुल बुद्धिमान, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही बुद्धिमान लोग बैठेंगे। और अगर आपने कहा कि एकदम नियत साफ है, तो फिर 19 दिनों का इंतजार किस बात का था बातचीत के लिए? ये तो 9 दिसंबर के बाद जो डोर टूटी थी और पहले प्रयास किया जा सकता था। ये तो प्रयास तो दोनों तरफ से होते हैं ना सर। प्रयास के लिए एक ताली से तो, एक हाथ से तो हथेली नहीं बजती, एक बात से तो नहीं बनती है कि एक आदमी चाहे कि हम बात करें, दूसरा चाहे ना करें, तो बात कैसे बनेगी? ये तो जब दोनों पक्ष तैयार होते हैं तभी आगे बढ़ती है ना बात। स्वामी जी, क्या आप लोग पहले तैयार नहीं थे बातचीत के लिए? 9 दिसंबर के बाद जो भारत बंद आप लोगों ने किया था और उसके बाद जो आप लोगों के गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी, क्यों टूट गई थी बातचीत की डोर? देखिए, 14 अक्टूबर को किसानों का डेलीगेशन मिलने गया था, सरकार ने बुलाया था और तब हमारे को सचिव स्तर के व्यक्ति से मिलाया गया, अधिकारी से मिलाया गया। तब भी हमने सरकार को यह बताया था कि यह वार्ता का तरीका ठीक नहीं है। किसान लगातार पूरे भारत के अंदर आंदोलनरत है। लगभग अभी तक भारत के अंदर 15,000 जगहों पर किसानों ने आंदोलन किया है। और हैरानी की बात यह होती है कि जब किसानों ने सरकार को 2 दिन पहले प्रस्ताव भेजा था, तो आज सरकार ने हमारे को कहा आप 30 तारीख को आइए। पहले हमने प्रस्ताव 29 को भेजा था। उसके बावजूद भी कैलाश चौधरी, राज्य कृषि मंत्री, किसानों को ये कह रहे हैं कि आप राजनीति चश्मा उतार के आइए। राजनीति तो आप कर रहे हैं। अगर आपको किसानों की और देश की चिंता होती तो आप समय में इतना विलंब न करते, तुरंत इस मुद्दे पर चर्चा करते और तुरंत इस किसान जो आपने कृषि जो कानून लाए हैं इनको रद्द करने का काम करते। खालिद जी, क्या सरकार इंतजार करती रही कि जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आ जाएंगे तब उनसे बात होगी? क्योंकि जब अध्यादेश आया था तभी से विरोध शुरू हो गया। पंजाब में कानून बनने के बाद लगातार वहां पे 48 दिन तक जो किसान है वो बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने 26 नवंबर को दिल्ली के चारों तरफ वो पहुंच गए और लगभग बॉर्डरों को एक तरह से वो घेर के बैठे हुए हैं इस ठंड में। देखिए, सरकार का अब तक का रवैया क्या है? 33 दिन लगभग इस धरने को और इस आंदोलन को हो गए। सरकार ने जब शुरू में किसान संगठनों के नेताओं को बुलाया, लगभग 29-30 संगठनों के नेता दिल्ली उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने बाहर आके मीडिया में क्या कहा, पूरे देश ने सुना और समझा। उन्होंने ये कहा कि हमें कोई बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया था सरकार ने। अलबत्ता सरकार का कोई मंत्री नहीं था, बल्कि मंत्रालय का कोई सेक्रेटरी उनसे बात करने आया। उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ये कहा था कि हम ये कर रहे हैं, अपना आदेश सुनाने के लिए बुलाया था। खुलम खुला किसान नेताओं ने बाहर आके कहा कि हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया था, हमें सिर्फ अपना आदेश, सरकार का आदेश सुनाने के लिए बुलाया गया था।
अगर सरकार की आज भी यही मंशा है, 30 दिन हो गए, ऐसा नहीं लगता। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हैं, दूसरी तरफ दूरदर्शन से भारत के किसानों को संबोधित करते हैं। अभी उन्होंने रेल एक शुरू कर दी किसानों के नाम से। अब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसान, इस देश का किसान, इस देश की रीढ़, जो इस समय चारों तरफ ठंड का आप देख रहे हैं, इस समय ठंड अपनी पूरी पीक पर है और किसान आपसे बात करना चाह रहा है। आप उनको दिन पर दिन, डे बाय डे आगे पीछे कर रहे हैं। अभी भी जो किसानों ने डेट दी थी वो उस डेट पे नहीं, सरकार ने खुद बढ़ाया उसको कि हम उस दिन बात करेंगे। तो हमारी तो उम्मीद और संभावना यह है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और सरकार किसानों को संतुष्ट करने में सफल होगी। ऐसा नहीं करती है तो ये किसान, इस देश का किसान सरकार बनाता भी है, सरकार बिगाड़ता भी है। तो भाजपा के लिए दुर्भाग्य की बात होगी, जो उनको आने वाले सख्त में फिर उनको समय नहीं मिलेगा ये पछताने का कि हमने क्या कर दिया। ये और जो पैसे पहले फैसले नहीं है। सत्यव्रत जी, लगातार आप लोगों ने हुड्डा कमेटी को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं। आज खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने आए, उन्होंने कहा कि जब मैं कमेटी में था उस समय कोई भी ऐसी किसान विरोधी जो है वो सिफारिशें नहीं की गई। अगर बीजेपी के पास है तो वो दिखाएं। तो क्या हुड्डा साहब इसलिए उस रिपोर्ट को रोके रख रहे थे कि उसमें किसान विरोधी व्यवस्थाएं थी? ये भी नहीं कहा उन्होंने। और उन्होंने का पिछला स्टेटमेंट यदि देखेंगे तो उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में संशोधन की आवश्यकता थी, किसानों को संतुष्ट करने के लिए सरकार एमएसपी पर अपनी गारंटी दे दे। उन्होंने C2+50 की भी बात की है सर। उन्होंने कहा कि C2+50 को भी हमने सिफारिश की थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया और हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इसको रोक दिया गया। कांग्रेस का शुरू से ये मानना है कि किसी भी तरीके से, आप सुनिए, आप सुनिए बात को। आप एक चीज और जोड़ लीजिए इसमें। स्टेटमेंट पर बात हो रही है कि हुड्डा साहब ने कहा कि कृषि नियमों में, कानूनों में संशोधन की आवश्यकता थी। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसी सिफारिश नहीं की जो किसान विरोधी हो। तो ये सवाल है। फिर वो लागू क्यों नहीं की उन्होंने? वो जवाब दीजिए खालिद जी। खालिद जी जवाब दीजिए। शास्त्री जी, कांग्रेस का शुरू से लेकर आज तक ये प्रयास रहा है कि आप सुनिए खालिद जी, आप कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, हुड्डा साहब से आप वापिक रखते हैं कि नहीं? क्योंकि वहाँ कई गुट है। आप हुड्डा साहब के गुट से संबंधित हैं या दूसरे से? आप शास्त्री जी, एक मेरी बात सुनिए। आप, मैं कांग्रेस से संबंधित हूं और हुड्डा साहब कांग्रेस के नेता हैं। हुड्डा साहब से संबंधित है या दूसरे गुट से संबंधित है? आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना, सुन लीजिए ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सर मुद्दे पे बात हो जाए ना, गुट ये कौन से गुट में आपका सुना कांग्रेस के? शास्त्री जी बात सुनो ना आप मेरी। ये आपका सवाल न किसान आंदोलन से संबंधित है, ना ही निवेश से संबंधित है, फिर भी आपको तसल्ली होती है। तो हुड्डा साहब कांग्रेस के नेता हैं, हरियाणा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। आप ये गुट की बात आपके जहन में चल रही होगी, आपके जहन में है तो आप उसको बना ही रखिए, अच्छी बात है। लेकिन ये किसान आंदोलन से बचने का कोई तरीका नहीं है कि आप किस गुट से ताल्लुकात रखते हैं। गुट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात हो रही है यहाँ पे किसान आंदोलन की। आप समझिए मेरी बात को। और जहां तक आप रिपोर्ट की बात करते हैं ना, जहां तक आप रिपोर्ट की बात करते हैं शास्त्री जी, अरे जहां तक आप रिपोर्ट की बात करते हैं, हमने कुछ ना कुछ उसमें काम किया, हमने उसमें काम किया। चाहे जैसे 4% पे हमने किसानों को लोन देने की बात की, बहुत सारी चीजें की, लेकिन भाजपा जिसको अपना घोषणा पत्र की बजाय शपथ पत्र कहती है। कमेटी के चेयरमैन से आप सुनिए मेरी बात को, अरे शांति से सुनिए तो सही। ऐसे एक तरफा बैंड बाजा बजाने से काम नहीं चलेगा। आप समझिए, आपका जो शपथ पत्र है, आपने शपथ पत्र में कहा था कि हम सबसे पहले 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं पहली बार जब सीट पे बैठूंगा तो पहला फैसला किसानों को फेवर में लूंगा। वो उस रिपोर्ट को लागू करेंगे। उसको 7 साल हो गए। हमने जब रिपोर्ट आई तो उसके बीच में हमने उस पर काम किया था। सुधार किया उन्होंने, क्या सुधार कर दिया? आपने पूरे देश को गिरवी कर दिया, पूरे देश का निजीकरण कर दिया, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट्स हो। आपसे कुछ बचा नहीं है, अभी आपसे कुछ बचा नहीं है। आपसे 2 चीज बची हुई है इस देश के अंदर। आपने सब कुछ निजीकरण को दे दिया है, निजी हाथों में दे दिया है। आपने रेल को इस देश के निजी हाथों में दे दिया, आपने एयरपोर्ट्स को इस देश के निजी हाथों में दे दिया, आपने शिक्षा को निजी हाथों में दे दिया। व्यवस्था करना, उसके अंदर सब्सिडी देना, कितने काम है? आपने तो एक शब्द कह दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के और आज तक आने में कृषि क्षेत्र के अंदर
सुधार, सब्सिडी और उनकी फसलों को आपके सुधार की में आपके सुधार सर 2014 में सरकार बनने के बाद राज्यों को ये भी लिखा गया था कि अगर MSP पे आप फसल खरीदोगे तो हम नहीं लेंगे। आपकी सरकार ने जवाब दिया था कि हम दुगनी आय नहीं कर सकते। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे जवाब लिखित में दे रखे हैं। सुखवान जी, सुखवान जी, ठीक है, सुखवान जी, आज आपकी पार्टी की तरफ से भी ओम प्रकाश चौटाला ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और तीनों कृषि कानून, खालिद जी, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। सिर्फ पत्राचार से ही समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? मैं खालिद भाई स्वामी जी से कहना चाहता हूँ, ठीक है शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, जो खरीद की गई शास्त्री जी, अपनी सरकार की तरफ बनवे मत चलिए। शास्त्री जी, अपनी सरकार की तरफ बनवे मत चलिए। खालिद जी, शास्त्री जी प्लीज रोके तो मैं बात करूं। जी बोलिए, बोलिए खुशवंत जी, बोलिए। भाई साहब के इनेलो जो है वो किसान के साथ हर तरीके से खड़ी है और हम ना केवल पत्राचार की बात करते हैं, हम दाहिने दर दाहिने चौधरी अभैती चौटाला जा रहे हैं और इनेलो का हर वर्कर किसानों के साथ है। दूसरी बात, जहां तक अभी सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे थे कि ये हुड्डा साहब ने की थी, अब खालिद भाई मैं सवाल पूछता हूं कि किसी का आशंका पर कि हुड्डा साहब या कांग्रेस ये करती, वो किसान को मार देती, तो इससे क्या बीजेपी को किसान को मारने का अधिकार मिल गया क्या? वो हुड्डा साहब करते तो क्या वो मारते तो इनको भी मारने का अधिकार मिल गया। वो अगर डेथ वारंट लेकर के आते तो जनता उनको भी देख लेती, किसान उनको भी देख लेते। अब सिर्फ इसी एक बात के ऊपर के हुड्डा साहब ये करते तो हम भी वो मारते तो हम भी मार रहे हैं। होता यही आया है कि कांग्रेस ने भी किसान को मारा है, बीजेपी ने भी किसान को मारा है, क्योंकि केंद्र में दोनों की सरकारें रही हैं। और आज अगर वो दोनों में से कोई एक भी ठीक होता तो किसान की आज ये हालात नहीं होती। उनको देश की राजधानी के आसपास इस गिरे हुए इस तापमान के अंदर ठीक है खालिद जी, ठीक है खालिद जी से जवाब लेते हैं। ये इनका फर्क, ये इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर सुखवंत जी खालिद जी से जवाब लेते हैं। तो किसान के मुद्दे पर डाइवर्ट नहीं कर सकते। खालिद जी, आप लोग अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि आप कृषि कानूनों में सुधार करेंगे, लेकिन वही काम बीजेपी करती है तो आप लोग विरोध करते हैं। आखिर क्यों? विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं क्या? हमने विरोध के नाम पे विरोध नहीं है। हमने कहीं यही नहीं कहा कि हम कृषि को निजी हाथों में देंगे। सुधार की बात अलग है, निजी हाथों में देना अलग बात है। आपको नहीं लगता अगर आज जो इन्होंने जरूरी चीजों को, अब एक बात बताइए, पहले अब इन्होंने जमाखोरी को वैध कर दिया है, वो कौन करेगा? वो किसान करेगा क्या जमाखोरी? कौन करेगा? इनके उद्योगपति मित्र करेंगे, जो हमसे 4 का खरीदेंगे 40 का बेचेंगे हम ही को। वो उनके लिए किया। हमने कभी नहीं सोचा कि हम 4 का खरीदवाएं 40 का बेचें किसान को ही। हमने कृषि सुधारों में बात की थी, लेकिन निजीकरण की बात कभी नहीं थी। जिस तरह देश में आप एक के बाद एक लड़ी लगी हुई है निजीकरण की, पूरी व्यवस्था देश की, चाहे तो आप टेलीकॉम उसमें चले जाओ, चाहे रेल में चले जाओ, एयरपोर्ट में चले जाओ, कृषि और 2 चीज इनसे बची हुई है, बैंक और कृषि। मैं समझता हूं बैंक पे कहीं भी एक कब्जा करने वाले हैं। 2 चीजें अगर इस देश की अगर निजी हाथों में चली गई ना, कृषि और बैंक्स, तो ये समझ लीजिए कि आप सिर्फ कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, पैसा अपनी मर्जी से जमा कर सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। जी बैंक खालिद भाई पहले से निजी हाथों में है। नहीं एक बैंक एक कंपनी होता है। नहीं, अभी जो सरकारी बैंक है ये उनको भी देना चाहते हैं, ये उनको भी कहेंगे कि सरकारी बैंक भी एक कंपनी की तरह काम करते हैं, उसमें सरकार के शेयर होते हैं। मैं समझ गया, मैं सरकार के का भी आप समझे इस बात को, वो निजी हाथों में ऑलरेडी है। मैं समझ रहा हूं। बैंकों के ऊपर अगर आप 2 व्यक्ति लोन देंगे तो वो एक को दे देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है कि इस देश का संविधान ठीक है, ये आपको पूरी तरह से ये लिखने वाले हैं। शास्त्री जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड खोलेंगे तो उसमें लिखेंगे अडानी बैंक, अंबानी बैंक, आपको ये बोर्ड लग के दिखने वाले हैं। मेरा कहने का सेंस ये है शास्त्री जी, जो कमोडिटी एक्ट आप लोगों ने लाया है उससे किसको फायदा होगा? असीमित भंडारण की जो छूट आप लोगों ने दे दी है उससे किसको फायदा होगा? उससे कौन किसान को उसका फायदा होगा ये बताएं जरा सा। देखिए, आप समझिए इस बात को कि आज देश में जो हमारी आबादी के खाने के लिए जितना अनाज चाहिए उससे 30% अधिक हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से पैदा करता है, लेकिन वेयर हाउसेज की व्यवस्था से आप 20 से 25% तक अनाज की बर्बादी होती है। न तो वो किसान के हाथ में जाता,
न वो मजदूर के पेट में जाता, न गरीब के जाता, न विदेश में कहीं किसी ऐसे स्थान पर जाता जिसको पेट में पड़ सके। उसको ठीक से व्यवस्थित करने में आज सरकार के पास जितने संसाधन है उन संसाधनों से ये वेयर हाउसेस बनवाने के लिए पैसा कौन देता है? ये वेयर हाउस बनवाने के लिए पैसा कौन देता है? सरकार के तरफ से ये उद्योगपति लोन लेते हैं, वेयर हाउसेस बनवाते हैं और फिर हमारा ही अनाज वो रखेंगे लोन, और उनका लोन माफ होता है। पूंजीपतियों की लोन किस तरह से माफ होती है दुनिया जानती है, देश जानता है। वो काम सरकार क्यों नहीं कर सकती? जो पैसा वो पूंजीपतियों को दे रही है वेयर हाउसेस बनवाने के लिए, वो खुद भी तो कर सकती है। आज जो गरीब गुरबे की जिन्होंने हालत कर दी है, इन्हें पता है कि देश के अंदर 30% आदमी के पास खाने के लिए खाद्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि इन्होंने छीन लिए हैं और लोग आज भूखे मर रहे हैं। लोगों के पैरों में पहनने की चप्पल नहीं है। लॉकडाउन के अंदर इन लोगों ने भूखे मारा लोगों को, पूरे देश को। सिर्फ किसान के ही कारण आज देश के लोगों के पास जो है अन्न के भंडारण है, पर ये लोग वो छीन कर प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। ये क्लियर हो रही इनकी बात। ठीक है सुखवान जी, एक मिनट ठीक है सर, बोलिए। नहीं, हाँ, स्वामी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वामी जी 2014 के बाद सरकार के द्वारा अपनी योजनाओं के खरीद के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से जो किसान के खाते में पैसा गया और 2014 से पहले गया, क्या अंतर आया कि नहीं आया व्यवस्थाओं में? आप मुझे ये और बता दीजिए कि 2014 के बाद आपने जो 2014 के बाद, ठीक है, भारत के स्वामी जी जवाब दे रहे हैं। 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की और उस आत्महत्या को छुपाने के लिए आप लोगों ने जो रिपोर्ट है उसको ही बंद कर दिया, ताकि देश को पता ही न लगे कि देश में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं आपके इन कानूनों की वजह से। और आज देखिए किसान देश की राजधानी के चारों स्वामी जी, आप अपना दिमाग का संतुलन तो बना के रखो। दबाने जा रहे हैं। आप कानून के कानून लगे थे मैंने, हमारे 50 से अधिक किसान योद्धाओं ने अपनी आत्महत्या कर ली है, वो मर चुके हैं, देश में रहे, हमारे बीच में रहे। तो आप बताइए। ठीक है, सुखवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपनी एक्शन ले लेते हैं। सुखवान जी, जिस तरह से किसानों के मन में डर है, क्या उस डर को सरकार दूर नहीं कर सकती? लेके आए हैं तो आपने 3 महीने के अंदर 3 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। शास्त्री और जी 70 साल से आप आनंद से छोड़ दिया। आपका दिमाग, आप कम से कम तथ्यों को नकारते नहीं चाहिए। आप एक जिम्मेवार पद के ऊपर बैठे हैं, एक जिम्मेवार चैनल पर बैठे हैं, कम से कम आप आंकड़ों को न जुटलाएं। तो किसान के खातों में इस सरकार ने कितने पैसा भेजा और कितनी फसलों को खरीदा है? स्वामी जी, आप अपने स्तर पर सोच कर देखिए। मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ आप लोगों से, शब्द बोल बताइए। ठीक है, स्वामी जी एक मिनट, शास्त्री जी एक मिनट, मैं कह रहा हूँ आंकड़े है ना शास्त्री जी, सर अब जवाब ले लीजिए। शास्त्री जी सुनिए, शास्त्री जी आप सुनिए, शास्त्री जी एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट मुझे इनसे पूछने दीजिए। पूरा देश सुनने को राजी है। स्वामी जी एक मिनट मुझे भाई मैं बोलूं? शास्त्री जी नहीं, एक मिनट, एक सुगंध भाई एक मिनट। मैं ये कह रहा था शास्त्री जी, आपको शायद पता होगा कि नहीं होगा, आपके सत्ता में 6-7 साल के शासन में किसानों की आत्महत्याएं ज्यादा हुई हैं, मर्डर ज्यादा हुई हैं, रेप की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। सरकारी आंकड़े हैं, आप समझने, अगर आपको पता है तो बेहतर है, अभी नहीं पता है तो समझ लीजिए। आज किसानों की जो बात है, आपके शासन में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं की हैं। के ऊपर कोई चलने की बात नहीं है। ठीक है, सुखवंत सिंह जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। उन बीजों शास्त्री जी प्लीज जरा सुखवंत जी को भी मौका दीजिए, बोलिए सुखवंत जी। खालिद भाई जी, आप देश को खत्म कर देंगे। शास्त्री जी को जितनी भी बातें बोल रहे हैं बिल्कुल वो गलत बतानी है। देश की बताइए, देश को क्या लाभ होने वाला है? खालिद भाई आप कहें तो मैं बोलूं? बोलिए, कंटिन्यू कीजिए सुखवंत जी। ये सत्यदेव शास्त्री जी बिल्कुल जो है गलत बयान ही कर रहे हैं और निश्चित रूप से बीजेपी 2014 के बाद किसान के आत्महत्या करने की दर दुगनी हुई है, जिसको 2022 तक ये और दुगनी कर देंगे। अब ये देश ये जानना चाहता है, किसान ये जानना चाहता है, और आज तक बीजेपी की तरफ से किसी भी प्रवक्ता ने या बीजेपी के किसी भी नेता ने ये बात नहीं बताई कि कोरोना काल के बीच में इन बिलों को लाने की आवश्यकता क्या थी और ये बिल किस प्रकार से किसान का हित करेंगे।
सत्यदेव शास्त्री जी यहाँ बैठ करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं और स्वामी इंदर जी जो किसान नेता है उनको कह रहे हैं। असल बात सत्यदेव जी को कुछ नहीं पता और इनको एक रटे रटाए शब्दों के साथ यहाँ पे टीवी पर भेज दिया जाता है कि आप है ना टाइम किल करना वहां पे और कुछ होने नहीं देना। मैंने इनसे पूछा कि कौन सा कानून था, ये नहीं बता पाए जो किसान को रोकता था। असल बात ये है कि कारपोरेट को अभी कह रहे थे कि जी अनाज खराब हो जाता है तो इसीलिए आप अदानी और अंबानी को सारा दे देंगे कि वो देश के किसान का एक्सप्लॉयटेशन करके अपने वेयर हाउस को भर करके और कंज्यूमर को महंगे दामों पे दें और वो अपनी तिजोरियां भरें। ये सिर्फ एक बात से आपको अधिकार मिल जाएगा। सरकार क्यों नहीं इस प्रकार का मैकेनिज्म करती कि जो अनाज किसान से खरीद करके और जो खराब होता है उसको ठीक क्यों नहीं करती? क्या सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है क्या? सरकार जो काम नहीं कर पाएगी वो अदानी और अंबानी कर देंगे क्या? ये एक तरह से खालिद भाई साफ तरीके से है कि प्रधानमंत्री जी अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे देश के किसान की गर्दन उनके हाथों में दे रहे हैं। ठीक है, शास्त्री जी जवाब दीजिए। यहाँ पर बैठ करके मैं समझता हूं सत्यदेव शास्त्री भी किसान के घर में पैदा हुए होंगे और ये लोग यहाँ पर बैठ करके अपने आकाओं की हाजिरी बचाने के लिए गलत बयानी करते हैं। शास्त्री जी दुख की बात है कि किसान परेशान होकर के आपके सवालों का जवाब ले रहे हैं को मांगने के लिए और ये टीवी पर बैठ करके गलत बयानी करते हैं। ठीक है शास्त्री जी। पहले तो वकील साहब ये बात मेरी मान लें कि मैं जब 5 साल का था तब से खेत में काम करता हूं और मैंने वो काम किए शायद आपने तो देखे भी नहीं होंगे। हाँ। इसलिए किसान के बारे में और किसान की स्थिति में फिर भी सर किसान बैठे हुए और दर्द नहीं हो रहा है, बहुत ऐसा करिए, अजीब बात है। शास्त्री जी आप क्या खेती करते थे, क्या नहीं करते थे, आप मजदूरी करते थे कि आप पढ़ाई करते थे, कोई देश को लेना देना नहीं है। सर इस मुद्दे पर तो आपको अपने नेतृत्व के सामने सवाल उठाना चाहिए। 33 दिनों से आपसे बेहतर किसानों का हाल कौन जान सकता है किसान के तौर पर? जी आपके जीवन का यहाँ एनालिसिस नहीं हो रहा है। आप मेरे नाम से प्रभावित होकर अनर्गल अनायास लगा रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ होगा। अरे कहा सर ये तो और बेहतर है। ये आपने किसानी की है, खेती की है, तो ये आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। मैं आपकी मेंटेलिटी समझता हूँ। आप सुनिए, आप सुनने का वादा नहीं रखते और केवल भाषण देकर मुझे कहते हैं कि रटे रटाए शब्दों से। मैं रटे रटाए शब्दों नहीं, मेरी पीछे हरियाणा न्यूज की जितनी डिबेट्स है मैंने ये कई बार कहा है कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और जब पार्टी सरकार के साथ बैठती है तो अनेक मसलों को हमने पार्टी ने सरकार को सहमत दिया है कि नली नहर की बात हो, कि किसानों को उनके पैसे की वापसी करने की बात हो, चाहे फिर जमीन को समतल करने की बात हो। मैंने पक्ष रखा और मैंने अपनी सरकार के सामने बात रखी तो सरकार ने उन बातों को माना। उम्मीद है कि आप फिर इस मसले पर भी बात रखें ताकि सरकार इन बातों को माने और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाए, क्योंकि 33 दिन बाद भी आज किसान अगर बैठा हुआ है तो समाधान कब होगा? मैंने आपसे पूछा था स्वामी जी, मैंने आपसे पूछा था कि 2014 के बाद जो सरकार ने फसलें खरीदने के माध्यम से किसानों के घर में, किसानों के खाते में जो पैसा दिया उसका अनुपात पहले से कानून लेके आए हैं, उसमें देश का क्या फायदा होने वाला है? कि कानून लेने के बाद 3 लाख लोगों ने कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? शास्त्री जी ये सारे रोजगार के क्षेत्र में ही काम हो रहा है। जब एक किसान का बेटा अपने खेत की फसल को एक व्यवसायी की तरह जब उसको ट्रीट करेगा, उसके अनुसार जो वो बेचेगा, उसका अपना प्लांटेशन बनाएगा तो वो दुकान से बैठने वाले मालिक से कम नहीं होगा। लेकिन आप उसको वो तो सभी किसान चाहते हैं और वैसा ही कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर सारे किसान करते हैं। आपको पता है किसान जो है धान और गेहूं नहीं लगाता, सब्जी लगाता है, फूल की खेती करता है। ये बताइए इस कानून से देश को क्या फायदा होने वाला है, ये बताइए। तो वो अपनी योजना से, अपनी विद्या से, शास्त्री जी फायदा पूछ रहे हैं, योग्यता से अपना फसल उपजा करके मतलब किसान सब कुछ करेगा। योजना शास्त्री जी स्वामी जी इस कानून का फायदा पूछ रहे हैं कि इससे क्या होगा किसानों को फायदा? योजना को आप थोपने का काम करेंगे। शास्त्री जी आप एक बात बताइए, अभी आपने बहुत बड़ा। अरे भैया ये बताओ इस कानून से देश को क्या फायदा होने वाला है, ये बता दी। 5 बिंदु बताइए।
शास्त्री जी। स्वामी जी एक मिनट, शास्त्री जी मैं कहना चाह सुनिए, रहा था, जवाब ले लीजिए। स्वामी जी एक ही बता दें, एक बड़ा कोई फायदा बता दीजिए आप किसानों के लिए इसका, कि एक बड़ा फायदा ये होगा इस देश के किसानों को। दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं कि इतना सारा पैसा सरकार ने किसानों को दिया, आप जरा सा ये भी बता दीजिए कि कितने हजार करोड़ अपने बीमा के नाम पे इस देश के किसानों से वसूला है और अपने प्राइवेट साथियों को दिया है। उसका आंकड़ा भी आपके पास होगा जरूर। समय की कमी है, हम जरूर जवाब लेते हैं, लेकिन समय की कमी के वजह से मुझे यही डिबेट रोकना पड़ रहा है। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो है किसानों का आंदोलन आज 33वें दिन में भी पहुंच गया, लेकिन समाधान नहीं निकला। लेकिन एक उम्मीद जो है वो जगी है, क्योंकि सरकार के तरफ से किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया और 30 दिसंबर को बुलाया गया है कि वो विज्ञान भवन दोपहर 2 बजे पहुंचे। अब उम्मीद है कि बात से कुछ बात बनेगी और हल इस मुद्दे का निकलेगा।